हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संगम और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो कि है एडियम्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट एडियम्स हैं जो आपको एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और कौन से आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम क्या करते हैं, सारे एडियम्स को देख लेते हैं और उनकी मीनिंग को समझ लेते हैं और किस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं, यह तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला जो एडियम लिया गया आपके लिए, कह रहा कि अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि अ बेड का मतलब एक बिस्तर, ऑफ रोजेस का मतलब गुलाबों वाला, एक ऐसा बिस्तर जिसपे क्या बिछे हो, गुलाब बिछे हो, तो उसे आप बोलोगे बड़ा आराम वाला बिस्तर होगा। कैसा होगा वो? बड़ा ही आराम वाला बिस्तर होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे लाइन आ जाए कि अ बेड ऑफ रोजेस, तो इसका मतलब क्या होगा? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में होना। ठीक है, जैसे किसी की शादी हुई है और वो कहाँ चला जाए, अपने ससुराल में चला जाए, फिर तो उसके मजे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होगा? एक आरामदायक स्थिति, यानी कि एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। अब क्या कर सको जिससे कि आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सको। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो जीवन है वह एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है, यानी कि जो जीवन वह क्या है, हमारे कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। यह एक बेड ऑफ रोजेस नहीं, यानी कि यह एक आरामदायक बिस्तर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट को, कह रहा कि अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? एक सरसरी नजर से किसी चीज को देखना, जल्दी से। पक्षी क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं, देखते हुए चले जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब जिस तरीके से पक्षी क्या करते हैं, देखते हैं, उस तरीके से देखना, यानी कि सरसरी नजर से देखना। ठीक है, तो आप बर्ड से रिलेट करके इसको याद रख सकते हो। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन, यानी कि ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू, यानी उसने क्या किया? सरसरी नजर से देखा किसको? ऑफ द सिटी, शहर को। कहां से? फ्रॉम द एरोप्लेन, यानी कि हवाई जहाज से। ठीक है, उसने हवाई जहाज से क्या किया? एक सरसरी नजर से शहर को देखा था। चलते नेक्स्ट पे, कह रहा है कि अ रेड लेटर डे। अब जो तीसरा आ गया हमारा एडियम्स, वो क्या है? अ रेड लेटर डे। अब ये कह रहा है, अच्छा अ रेड लेटर डे का मतलब क्या? कि एक ऐसा दिन होगा जिसको आप क्या करना चाहते हो? भूलना नहीं चाहते हो, उसको हमेशा याद रखना चाहते हो। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि अ रेड लेटर डे की मीनिंग क्या होगी? हैप्पी ओकेजन और डे, यानी कि हैप्पी मतलब एक प्रसन्नचित वाला, ओकेजन का मतलब अवसर, यानी कोई दिन हो। तो कह रहा है कि एक प्रसन्नचित अवसर वाला दिन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्वर्णिम दिन। इसका सेंटेंस देख सकते हैं, कह रहा है कि 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसको हम भूलना नहीं चाहते हैं। तो जिन दिवस को हम भूलना नहीं चाहते हैं, या फिर जो दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अ रेड लेटर डे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी का बर्थडे हो गया, ठीक है, किसी की एनिवर्सरी हो गई, इस तरीके के जो दिन होते हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेड लेटर डे। इसकी मीनिंग आप याद रखेंगे, अ हैप्पी ओकेजन। ओके, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर का होना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब कि 6 और 7। इसका मतलब क्या? कि कोई जो सामान होगा इधर उधर रखा गया हो, क्रम से न रखा गया हो, अव्यवस्थित तरीके से रखा गया हो। स्कैटर, स्कैटर मतलब क्या होता है? फैला कर रख देना। ठीक है, तो 6 एंड 7 का मतलब क्या हो जाएगा? स्कैटर करके रख देना, यानी अव्यवस्थित तरीके से किसी चीज को रख देना। ठीक है, इसका सेंटेंस देखते हैं, एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट 6 एंड 7, यानी कि जब मैं अपने घर में एंट्री किया तो क्या हुआ? मेरे घर में जितने भी सामान थे वो सामान क्या थे? 6 एंड 7 का मतलब इधर उधर तितर बितर करके पड़े हुए थे, अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे कह रहा है कि अ फूल्स पैराडाइज। देखो फूल्स का मतलब क्या? मूर्खों का। पैराडाइज का मतलब महल का महल, यानी कि काल्पनिक आनंद। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने क्या करते हैं? स्वप्न में ही क्या करते हैं? काल्पनिक चीजों में ही खोए रहते हैं। तो कह रहा है कि अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि मूर्खों का एक महल। तो कैसी बात हो जाएगी? इमेजिनरी हैप्पीनेस, एक काल्पनिक आनंद जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जो व्यक्ति फूल्स पैराडाइज में रहता है, यानी कि मूर्खों के महल, यानी कि काल्पनिक आनंद में रहता है, गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, वो अपने जीवन में कभी भी सफलता को पा नहीं सकता।
बात समझ में आ रही है आपको? कह रहा है कि जो व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ ख्यालों में ही रहता है, ख्याली पुलाव पकाता है, वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। देखो कह रहा है कि एप्पल ऑफ वंस आई। अब आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। देखो एप्पल ऑफ वंस आई आपने हिंदी में भी सुना होगा कि वह अपनी माँ के आंखों का तारा है, ठीक है। तो माँ के आंखों का तारा, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब किसी की आंखों के लिए क्या होना, बहुत ही प्रिय होना, किसी का बहुत ही प्रिय होना, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि वेरी डियर, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी डियर, यानी कि बहुत ही प्रिय होना, आंखों का तारा होना। अब सेंटेंस देखते हैं, टू अ मदर इवन अ बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हर आईज, यानी कि एक माँ के लिए, अब देखो टू अ मदर का मतलब क्या होगा, एक माँ के लिए, इवन अ बैड चाइल्ड, यहाँ तक कि जो एक खराब बच्चा होता है, बदमाश बच्चा होता है, वह भी क्या है, एप्पल ऑफ हर आई, वह अपनी माँ की आंखों के लिए क्या होता है, बहुत ही प्रिय होता है, ठीक है। माँ की आंखें अपने बच्चे को अच्छा ही देखती है, लाख गलतियां कर देगा, माँ क्या करेगी, उसको माफ करेगी। तो एक चाहे कितना भी खराब बच्चा होगा, वो अपनी माँ के लिए क्या होता है, आंखों का तारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। कह रहा है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। देखो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब झगड़े के लिए जड़ होना, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या, झगड़े का जड़ होना। इन कास ऑफ क्वेरल, ठीक है, झगड़े का क्या होना, जड़ होना। जैसे एक घर में 4 बच्चे, आप एक चॉकलेट लेके पहुंच जाओ, चॉकलेट क्या बन जाएगी, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी झगड़े की जड़ बन, क्योंकि चारों बच्चे आपस में क्या होने लगेंगे, लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़े का जड़ होना, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। कह रहा है कि कश्मीर जो है वह एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े की क्या है, जड़ है, किसके बीच में, भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। कह रहा है कि कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, झगड़े की जड़, यानी कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट पे, एट द 11th आवर। कह रहा है कि एट द 11th आवर। देखो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को बोलो कि 10 तक गिनती सुनो और पहुंच जाए वो 11 पे, 1 2 3 एंड 11। इसका मतलब क्या, वो अंतिम में पहुंच गया, एकदम लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। भाई तुम 10 तक जाना था, लेकिन तुम 10 के भी क्या हो गया, आगे निकल गए, मतलब लास्ट में। तो एट 11th का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम छोर पे होना, अंत में होना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा है कि he refused to go with me at the 11th hour। he refused to go with me at the 11th hour, यानी कि मान लीजिए कहीं मुझे जाना था, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे साथ चलेगा क्या, उसने बोला हाँ चलूंगा, लेकिन जैसे वो समय आया चलने का, उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, यानी कि उसने अंतिम समय में मुझे क्या कर दिया, मना कर दिया। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या हो जाएगा कि अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में किसी काम के लिए क्या कर देना, मना कर देना। तो देखो ये सेंटेंस आप अपने तरफ से भी बना सकते हो, ठीक है। आपको इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, इसको सेंटेंस में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो कह रहा है कि एट हिज फिंगर्स, एट हिज फिंगर्स, अभी बोले कि तुमको कितने पारे याद है, अब बोलोगे 30 तक पारे, तो मेरे उंगलियों पे रहते हैं। एट फिंगर्स मतलब क्या, उंगलियों पे होना, मतलब अच्छे तरीके से याद होना, ठीक है, हर समय याद होना। तो इसे हम बोलेंगे रेडी इन माइंड, जो कि आपके दिमाग में क्या रहे, हमेशा बताने के लिए तैयार रहे, रेडी रहे। सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि द रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट हिज फिंगर्स एंड, यानी कि जो ग्रामर के रूल हैं वो क्या, उसकी उंगलियों पे, यानी उसको ग्रामर के सारे नियम अच्छे तरीके से याद है। बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एट ए स्टोन्स थ्रो। अभी मैंने बोला कि भाई मैं पत्थर यहां से फेंक सकता हूं इतनी दूर तक, तो आप बोलोगे हाँ दूरी कम है तो फेंक सकते हो, लेकिन यहां से दिल्ली तक फेंक सकते हो क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं फेंक सकता। इसका मतलब क्या, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब कि जितने दूर में पत्थर फेंक सकता हूं वो मेरे क्या है, करीब है। तो एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी नियर, यानी बहुत ही पास में होना, ठीक है। इसका सेंटेंस देखते हैं। कह रहे कि माई कॉलेज इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। जो मेरा कॉलेज है वो मेरे घर से क्या है, स्टोन्स थ्रो की दूरी पे, यानी कि बहुत ही नजदीक है। ओके देखते हैं नेक्स्ट। अ हॉर्स लाफ। अ हॉर्स लाफ का मतलब क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति को व्यंग्यात्मक तरीके से क्या करना, हंसना उसके ऊपर। तो कह रहा है कि अ हॉर्स लाफ का मतलब क्या होगा, इरोनिकल लाफ, यानी कि व्यंग्यात्मक तरीके से हंसना। सेंटेंस देखते हैं। एट हिज हॉर्स लाफ सम पर्सन्स रेस्ट देयर ब्रोज। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति व्यंग्यात्मक तरीके से हंसता है तो क्या करता है, वह रेज कर लेता है, ऊपर उठा लेता है, देयर ब्रो मतलब अपनी भौहों को, ठीक है, वह अपनी भौहों क्या करता है, ऊपर की ओर उठा लेता है जब कोई व्यक्ति क्या करता है, व्यंग्यात्मक तरीके से हंसता है, ठीक है। देखते हैं आगे। अ पेटीकोट गवर्नमेंट। कह रहा है कि अ पेटीकोट गवर्नमेंट। देखो भाई ये पेटीकोट वर्ड जो है ना, ये आप रिलेट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं वुमेन के एक पहनावे से लिया गया, ठीक है।
तो हमें इसे फोकस नहीं करना। हमारी मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि हम किसको इस तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए याद रख सकें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब पेटीकोट गवर्नमेंट, देखो पेटीकोट गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है ना भाई, फीमेल से पेटीकोट रिलेटेड है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो जो गवर्नमेंट किसी फीमेल के द्वारा चलाई जाएगी, लीड की जाएगी, उसको हम बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। ओके, यानी कि एक ऐसी सरकार जो कौन चलाए, महिलाएं चलाए। द रूल एक्सरसाइज बाय द वुमेन, यानी कुछ नियम कानून जो किसके द्वारा चलाए जाए, औरतों के द्वारा चलाया जाए, उसे हम बोलेंगे क्या, अ पेटीकोट गवर्नमेंट। ओके, कह रहा कि सेंटेंस इन द अर्ली इयर्स व्हेन अकबर वाज टू यंग देयर वाज द रूल ऑफ पेटीकोट गवर्नमेंट, यानी कि इन अर्ली इयर्स में क्या हुआ, जब अकबर क्या थे, यंग थे बहुत ज्यादा, वाज द रूल ऑफ पेटीकोट गवर्नमेंट, तो वहां पे शासन कौन चलाता था, यानी कि वहां की महिलाएं चलाती थी। ठीक है, तो जहां पे महिलाओं की शासन चलेगा वहां पे किसको बोलेंगे, पेटीकोट गवर्नमेंट बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, अ रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं बिन पेदी का लोटा होना। ठीक है, जो भाई कहीं भी लुढ़क जाए, कभी इधर कभी उधर, इसको बोलते हैं क्या, बिन पेदी का लोटा होना। ठीक है, जो कभी भी फ्लिप कर जाए, पता ना हो कब किस तरफ चला जाएगा। देखो अ रोलिंग स्टोन मतलब एक ऐसा पत्थर जो क्या कर रहा हो, रोल कर रहा, मतलब बोलेगा कि रोलिंग स्टोन का फोटो खींचो, अभी तुम फोटो खींचने गए, वो रोल करके कहीं और चला गया, वहां गए कहीं और चला गया। ठीक है, तो उसकी स्थिति के बारे में तुम पता नहीं लगा सकते, यानी कि अ पर्सन विथ अनस्टेबल माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग क्या हो, अनस्टेबल मतलब अस्थिर हो, उसको बोलेंगे अस्थिर प्रकृति वाला व्यक्ति। सेंटेंस देख लेते हैं कि अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, एक ऐसा स्टोन जो क्या करता रहता है, रोल करता रहता है, यानी जिसका उसको कोई द्रव्यमान नहीं होता, यानी कि उस व्यक्ति को कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है, अगर कोई बातों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कर रहा है, सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं बातों को बता रहा है, अब उसे बोलेंगे क्या, कि बीट अबाउट द बुश, यानी वो क्या कर रहा है व्यक्ति, आपको वह बातों को घुमा फिरा के बता रहा है। अब जैसे कहते हैं कि प्रमोद इज वन हु ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, यानी प्रमोद एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बातों को घुमा फिरा के कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि ब्रेड एंड बटर लिवलीहुड, जो ब्रेड एंड बटर किससे रिलेटेड है, जीविका से, खाना पीना, जीविका। ठीक है, कैसे अपना जीवन यापन हम करेंगे, तो ब्रेड एंड बटर बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होती है, तो ब्रेड एंड बटर खाने वाली चीजें, इसको किससे रिलेट करोगे, लिवलीहुड यानी कि जीविका से। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, यानी अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये किस पे सवाल उठ रहा है, यह मेरे ब्रेड एंड बटर पे, मेरी रोजी रोटी पे क्या होगा, इससे असर पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, बाय हुक और बाय क्रूक, आपको बताना है बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय हुक और बाय क्रूक मतलब क्या, किसी भी तरीके से, बाय एनी वे। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, किसी भी तरीके से। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि नाउ डेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि आज के समय में, नाउअडेज आज के समय में जो स्टूडेंट है वो पास करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब किसी भी तरीके से, चाहे उसको उनके लिए रात भर पढ़ना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, कोचिंग पास लगानी पड़े, स्कूल में 8 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन वो क्या चाहते हैं, किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कह रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी क्या होता है, कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का जड़ होना। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी क्या होगा, झगड़े की जड़ होना। करेक्ट, कश्मीरी जो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सेम ये जो यहाँ पे लिया गया एडियम से भी सेम है, हमने इसके बारे में पहले भी क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी कि कॉल स्पेड, देखो स्पेड का मतलब क्या होता है, आप समझेंगे कुदाल या फावड़ा समझते हो ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करते हैं, कुदाल या फावड़ा, उनके बारे में। तो कॉल स्पेड, स्पेड का मतलब कि एक फावड़े को फावड़ा ही कहना, इसका मतलब क्या कि जो है वो सच सच बोलना, एकदम मुंह पे क्या करना, बोलना। तो कह रहा है एकदम मुंह पे जो आपको बोलना है, पीठ पीछे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अ करेजियस पर्सन ऑलवेज कॉल्स स्पेड अ स्पेड, यानी जो साहसी व्यक्ति होता है उसे जो भी बात करनी होती है वो क्या करता है, एकदम सामने कहता है, पीठ पीछे बातें नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैस्टल इन द एयर। एयर मतलब, कैस्टल मतलब किले बनाना, इन द एयर मतलब हवा में। तो भाई हवा में किले बनाना का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी प्लान्स, यानी ऐसी चीजें जो आप सिर्फ कल्पना कर रहे हो, वो हकीकत में नहीं हो सकती। सेंटेंस देखते हैं, अगर ही डज नथिंग बट बिल्ड्स कैस्टल इन द एयर, वह करता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करता है, सिर्फ खाली पुलाव पकाता है, यानी हवाई किले बनाता है, इमेजिनरी प्लान्स करता है, सिर्फ सोचता रहता है, करता कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कैस्टल्स इन द एयर, हवा में क्या बनाना, महल बनाना, जो कि
क्या है, ख्याली पुलाव, यानी कि कल्पना वाली चीजें हैं जो कि हकीकत में नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्ड्स प्ले। कहते हैं ना, अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, ये तो बच्चों का खेल है, इसको बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले, मतलब जो काम क्या बहुत ही आसान हो। तो बोलेंगे टू वॉक ऑन अ वायर इन अ सर्कस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यानी कि वॉक करना, टहलना या चलना किस पे, सर्कस में एक तार के ऊपर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चों का खेल होना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाल के आंसू, ये हम हिंदी में भी यूज करते हैं, तो इंग्लिश में इसको समझना हमारे लिए क्या है, आसान हो गया। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाल के आंसू बहाना, यानी झूठ मूठ का रोना। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं, मेनी वुमेन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ देयर स्टेपसन्स, कुछ जो औरतें होती हैं वो अपने सौतेले बेटे की डेथ पे क्या करती हैं, क्रोकोडाइल्स के टीयर्स बहाती हैं, यानी कि झूठे मूठे का आंसू बहाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, पास से बच जाना। ट्रक जा रहा है, आप बाइक से जाए एकदम क्लोज से होकर के वहां से बच गए, एक्सीडेंट होने से क्या हो गया, बच गया, यानी कि बाल बाल बच जाना। ठीक है, तो हैव अ नैरो एस्केप मतलब क्या, बहुत ही थोड़े से अंतर में बच जाना और दुर्घटना से रुक जाए। ठीक है, तो बाल बाल बचना बोलेंगे। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कह रहा है कि इन दैट फ्राइटनिंग एक्सीडेंट्स I was not injured but it was a close shave। कह रहा कि इन दैट फ्रैटनिंग एक्सीडेंट में, उस जो भयावह एक्सीडेंट हुआ था, I was not injured, उसमें मुझे चोट तो नहीं लगी, बट लेकिन it was a close shave, लेकिन इसमें मैं क्या हो गया, बाल बाल बच गया। क्लोज शेव का मतलब पास से एकदम बच जाना। ठीक है, यानी मौत को छूकर टक्कर से वापस चले आना। सुने हो ना तुम लोग ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट पे, फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब कि दूर दूर तक, यानी चारों ओर। फार एंड वाइड का मतलब क्या होगा, इन ऑल डायरेक्शन, चारों ओर। ठीक है, करेंगे महात्मा गांधी बिकेम फेमस, यानी महात्मा गांधी बिकेम फेमस फार एंड वाइड, महात्मा गांधी क्या हो गए, फेमस हो गए, कहां कहां, चारों तरफ। फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक। ठीक है, महात्मा गांधी क्या हो गए थे, चारों तरफ फेमस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। कह रहा है कि फिश आउट ऑफ वाटर, अब मुझे बताओ, अगर मछली को पानी से बाहर रख दोगे तो क्या होगा, बताओ। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर रख दोगे तो मछली के लिए क्या हो जाएगा, संकट आ जाएगा मेरे भाई। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि मछली को पानी से बाहर रखोगे तो मछली किस में पड़ जाएगी, संकट में, उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि एक ऐसी स्थिति होना जो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। ठीक है, इसका सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ही इज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज फीलिंग लाइक अ फिश, कि पिता की मृत्यु के बाद ही इज फीलिंग, वह महसूस कर रहा है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या, कि एक ऐसी मछली जो पानी से बाहर रखी हुई, यानी कि अपने पिता की मृत्यु के बाद वो क्या कर रहा है, संकट को महसूस कर रहा है। देखो मेरे भाई, पिता एक ऐसा रिश्ता होता है बेटे के साथ कि पिता का साया ही अगर हो ना तो वो बहुत कुछ होता है, और पिता ना हो तो आपके जीवन से एक ऐसा भाग चला जाता है जो फिर आप कभी वापस नहीं पा सकते हो। तो पिता का साया ही बहुत बड़ा हमारे लिए होता है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो सबको रिस्पेक्ट दोगे तो तुम भी सबसे रिस्पेक्ट पा सकोगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे, गेट राइट ऑफ। ठीक है, गेट राइट ऑफ का आपको बताना है। गेट राइट ऑफ का मतलब होता है फ्री होना, छुटकारा पा जाना। इसको तुम लोग कई बार देखे होगे कि हम पैसे में इसका यूज भी करते हैं, जब आपको पैसे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, प्रोज के चैप्टर्स, उसमें ये कई बार आया हुआ। गेट राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पा जाना किसी से। देखो कई बार पूछा गया, 13 में, 16 में, 20 में पूछा गया है। तो सेंटेंस देखते हैं कि वी शुड गेट राइट ऑफ आवर बैड हैबिट्स। वी शुड गेट राइट मतलब हमें छुटकारा पाना चाहिए, और बैड हैबिट्स का मतलब क्या, अपनी बुरी आदतों से, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। कोई सिगरेट पी रहा है, छोड़ देना चाहिए भाई। ठीक है, गेट राइट ऑफ सिगरेट, सिगरेट से क्या कर जाओ, छुटकारा पा जाओ, क्योंकि यह क्या है, बुरी आदतें हैं। ड्रिंकिंग कोई कर रहा है, गलत आदत है, इससे भी छुटकारा पाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गो टू द डॉग्स। कह रहे गो टू द डॉग्स का मतलब क्या, कुत्तों के पास जाना। भाई तुम बर्बाद होने के कगार पे आ गए हो। ठीक है, गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होगा, बर्बाद होना। देखो इसको सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं आपको इस तरीके से, ताकि आपको ये चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। इसको स्पेसिफिक आप रूप में मत जोड़िए किसी चीज से, कुत्तों के पास जाना का मतलब बर्बाद होना, ऐसा नहीं भाई, मैं इसको बता रहा हूं। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हो जाएगा, कुत्तों के पास जाना, यानी कि बर्बाद होना। ये मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, बी र्यूड मतलब बर्बाद हो जाना। अब सेंटेंस देखते हैं, कह रहा कि अ क्वेरलिंग फैमिली यूजुअली गोज टू द डॉग्स, यानी अ क्वेरलिंग फैमिली एक ऐसा परिवार जिसमें क्या होता हो, क्वेरल मतलब झगड़ा होता हो, यूजुअली गोज टू द डॉग्स, वो क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अगर परिवार में रोज झगड़े होते हैं तो परिवार क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। परिवार में झगड़े नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, जितना हो सके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहे, अब आपस के मतभेदों को आपस में क्या कर ले, समाप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीस द पाम। ग्रीस का मतलब क्या होता है आपको पता है,
ग्रीस द पाम, हथेली को क्या कर देना, भर देना, घूस दे देना, ठीक है मेरे भाई। ब्राइब मतलब रिश्वत देना, घूस देना, मुट्ठी को गर्म करना, ठीक है। तो कह रहा है ग्रीजिंग द पाम हैज बिकम कॉमन दिस डे, आजकल क्या हो चुका है, घूस दे के काम करवाना बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है। हमारा कोई काम नहीं होता, भैया 200 रुपए ले लीजिए पीछे से, हमारा काम करवा दीजिए। अच्छा, घूस को बढ़ावा कौन देता है, घूस को बढ़ावा हम ही देते हैं। आप जाते हो बैंक में, आपको लाइन लगानी पड़ रही है, 50 रुपए देके सोचोगे निकल जाए वहां से, जल्दी काम चला जाए आपका, है ना। तो घूस को बढ़ावा हम ही दे रहे हैं, रोकेगा कौन, हम ही रोक पाएंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इसको याद रखिएगा इस तरीके से। कह रहा है कि गो बाय द बुक, गो बाय द बुक का मतलब क्या, मैंने बोला कि आपको ये काम करना है, आप बोलोगे नहीं मैं अपने मन से करूंगा, तो बोला गो बाय द बुक का मतलब क्या कि जो चीजें किताब में नियम कानून बनाए गए हैं ना, तुम उसके अनुसार ये काम करो, अपने मन से नहीं करना। इसका मतलब क्या, गो बाय द बुक मतलब किताबों में जो नियम लिखा है उसके अनुसार काम करो, यानी कि नियमों के अनुसार काम करो, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है, अपनी मनमानी नहीं करना आपको। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कह रहा है कि डू नॉट बी सेल्फ विल्ड, अपनी इच्छा पे काम करने वाला मत बनो, गो बाय द बुक, नियमों के अनुसार काम करो, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन ब्लैक एंड व्हाइट, कह रहा है इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या, आप जो भी चीज बता रहे हो मुझे ना उसको ब्लैक एंड व्हाइट में दे दो, यानी कि लिखित रूप में दे दो। कह रहा है इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित रूप में, ठीक। देखो इसका सेंटेंस, ही कन्फेस हिज क्राइम, उसने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित रूप में, उसने अपने अपराध को लिखित रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या समझोगे, लिखित रूप में, ठीक है, इन रिटन। आगे देखेंगे इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स मतलब अंदर भी और बाहर भी, मतलब उस चीज के बारे में पूरा पूरा जान लेना, इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, उसके बारे में क्या करना, पूरी पूरी जानकारी रख लेना। इसको हम बोलते हैं इन्स एंड आउट्स, यानी कि फुल डिटेल्स, पूर्ण विवरण। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब बिफोर ज्वाइनिंग इट, यानी कि यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब, यानी जॉब के बारे में तुम्हें जानना चाहिए, किसके बारे में, जॉब के बारे में, जॉब के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें रखनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग इट, इसको ज्वाइन करने से पहले। आप कोई जॉब करने जा रहे हो, आपको उसके बारे में पहले से अगर जानकारी नहीं है तो जॉब में जाने के बाद आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए किसी भी जॉब में जाने से पहले आप क्या करिए, उसके बारे में पूर्ण जानकारी रखिए, यानी फुल डिटेल रखिए, ठीक है। देखो मेरे भाई, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, इन वेन, इन वेन का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, व्यर्थ में, बेकार, यूजलेस, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स वर इन वेन, यानी उसने जितना भी प्रयास किया, ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स, उसने जितना भी कोशिश किया, वर इन वेन, वो सब क्या चले गए, व्यर्थ में चले गए, यानी उसके प्रयास से कोई सफलता नहीं मिली, ओके। देखते हैं नेक्स्ट, इन अ नटसेल, इन नटसेल मतलब कि संक्षिप्त रूप में, ठीक है। इन अ नटसेल का मतलब क्या हो जाएगा, संक्षिप्त रूप में, यानी ब्रीफली करना है, लेकिन ब्रीफली करो बट संक्षेप में उस चीज को बताओ, ताकि जो आप ज्यादा बड़ी बातों कह रहे हो वो बातें क्या हो जाए, कम शब्दों में ही समाप्त हो जाए। सेंटेंस देखते हैं, टेल मी द स्टोरी इन अ नटसेल, इस कहानी को मुझे बताओ, लेकिन कैसे, नटसेल यानी कि संक्षेप में, ताकि मुझे इसका कांसेप्ट जल्दी समझ में आ जाए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या, बोलते हैं ना गर्म खून है मेरा, यानी कि भाई अभी आप युवावस्था में हो तो आपका खून कैसा है, गर्म है, आपको मेहनत वाले काम करने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो इन कोल्ड ब्लड, जिसके अंदर कैसा हो, ठंडा खून, यानी वह बिल्कुल उत्तेजना उसके अंदर आते ही ना हो, उसको बोलेंगे बिना उत्तेजना वाला, ठीक है, विदाउट एक्साइटमेंट, जिसके अंदर एक्साइटमेंट ना हो, किसी काम को करने के प्रति कोई एक्साइटमेंट ना हो। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि ही किल्ड सोहन इन कोल्ड ब्लड, उसने बिना उत्तेजना के क्या कर दिया, सोहन को किल कर दिया, ठीक है, उसने बिना उत्तेजना के ही सोहन को किल कर दिया। आगे देखते हैं, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो इन द टीथ ऑफ मतलब बहुत ज्यादा विरोध चल रहा हो और उसके बाद आप कोई काम कर रहे हो, तो फेस द बिटर अपोजिशन मतलब एकदम कठोर विरोध का क्या करना, फेस करना, सामना करना, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, इट बिकेम रियली डिफिकल्ट टू सेल इन द टीथ ऑफ ब्लोइंग वाइंड, देखो सेल करना मतलब नाव को खे के आगे लेके जाना, हम बोल सकते हैं। इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू सेल, यानी नाव को खेना बहुत ही क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। इन द टीथ ऑफ द ब्लोइंग वाइंड, जब हवा क्या कर रही थी, तेजी से चल रही थी, तो उसमें नाव को खेना क्या हो गया था, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उसका सामना करते हुए हम क्या कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि इन फुल स्विंग, फुल स्विंग मतलब क्या, पूरे जोर शोर पे ना, कोई जो झूला है वो क्या है, फुल स्विंग में, इसका मतलब क्या, बहुत ही जोर शोर पे है। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा है कि द टीचिंग वर्क इन आवर कॉलेज इज इन अ फुल स्विंग नाउ, यानी हमारे विद्यालय में जो टीचिंग चल रही है, टीचिंग का कार्य चल रहा है, वो क्या है, बहुत ही तेजी से चल रहा है। क्यों, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, आपको एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, क्लियर भी करने हैं, इसलिए थोड़ा तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
आयरन विल, किसी की विल जो आयरन की तरह दृढ़ हो, मतलब कि दृढ़ इच्छा वाला, मजबूत इच्छा वाला। विलिंग टू डू एनीथिंग टू गेट डिजायर्ड आउटकम, यानी क्या करना, दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी किसी चीज को पाने के लिए एकदम क्या कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। अभी कहना कि सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल को क्या कहते थे, दृढ़ इच्छा का एक व्यक्ति कहते थे, यानी कि लौह पुरुष कहते थे। सरदार पटेल को एक लौह पुरुष कहते थे, ठीक है। वो जो ठान लेते थे वो करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में होना। तुमको गर्म पानी में छोड़ दिया जाए, बताओ कैसा महसूस करोगे, कष्ट में, परेशानी में, ठीक है। हॉट वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, परेशानी में होना। तो ही डिसओबेड द ऑफिसर एंड इज नाउ इन हॉट वाटर, यानी कि उसने डिसओबे कर दिया ऑफिसर को, उसने ऑफिसर की आज्ञा को नहीं माना, इसके कारण वह क्या हो चुका है, अब इन हॉट वाटर यानी कि परेशानी में पड़ चुका है, ठीक है। अब ऑफिसर क्या करेगा, उसके ऊपर लीगल कार्यवाही करेगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। काइंड टू का मतलब किसी के प्रति दयालु होना, दयालुता को दिखाना। अब देखो सेंटेंस कर रहा है कि वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में कई जानवर ऐसे मारे जाते हैं, हमें सावधानी पूर्वक गाड़ियां चलानी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा अपना परिवार है, ठीक उसी प्रकार से उनका भी एक परिवार होता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं, लायंस शेयर का मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। शेर का मांस है, अगर शेर को खाने के लिए रखा गया, उसको कोई और ले सकता है क्या, शेर उसको क्या कर देगा, खा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं लायंस शेयर का मतलब क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा का होना, ठीक है। तो सेंटेंस देखेंगे, माय यंगर ब्रदर ऑलवेज वांट्स अ लायंस शेयर इन स्वीट्स, यानी जो मेरा यंगर ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा चाहता है, किसमें, स्वीट्स में, यानी कि मिठाइयों में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। मैडन स्पीच, देखो मैडन स्पीच का मतलब क्या होगा कि पहला भाषण देना। मैडन स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा, पहला भाषण देना, यानी कि आप किसी ग्राउंड में गए, किसी मैदान में गए, एक रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, आप किसी मैदान में गए, जाके आपने स्पीच दे दिया और मैदान में कोई था ही नहीं, तो पहला भाषण किसने दिया, आपने दिया, यानी कि मैडन स्पीच से आप याद रख पाओगे कि पहला भाषण देना। देखिए सेंटेंस देखते हैं, इट वॉज माई मैडन स्पीच एट द मीटिंग, जो मीटिंग थी उसमें मेरा क्या था, मैडन स्पीच का मतलब पहला भाषण मेरा ही था। तो कह सकते हैं कि मीटिंग में पहला भाषण किसका था, मेरा ही था, यानी सबसे पहले भाषण मैंने ही दिया। नेक्स्ट है, नल एंड वैलिड का मतलब प्रभावहीन होना, बेकार होना, ठीक है। नॉट वैलिड यानी जो यूज में ना हो, वैलिड ना हो, जिसकी गणना ही ना की जाए। तो द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वैलिड, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था किसी के बीच में, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, उसको नल एंड वैलिड का मतलब एकदम प्रभावहीन कर दिया गया, ठीक है। कोई रूल अप्लाई किया गया था, उसको नल एंड वैलिड कर दिया गया, अब रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। आउट ऑफ डेट, आप जाते हो दवा लेने, डेट क्या है इसकी, आउट ऑफ डेट तो नहीं है कहीं, इसका मतलब कि कहीं इसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है, वह समय से परे तो नहीं चला गया, यानी कि अप्रचलित हो गया है, उसका यूज अब क्या हो गया, समाप्त, उसे बोलते हैं आउट ऑफ डेट होना। तो देखिए द कैप इज नाउ आउट ऑफ डेट, यानी जो कैप है वो क्या है, अब आउट ऑफ डेट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओपन सीक्रेट, भाई इसके बारे में तो हमने कई बार बात किया है, ये हमको मिलता है ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच में भी। ओपन सीक्रेट मतलब एक ऐसा रहस्य जो सबको पता हो, खुला रहस्य होना, ठीक है मेरे भाई। सेंटेंस देखेंगे, दिस इज एन ओपन सीक्रेट दैट यू हैव स्टोलन बाय वॉच, यह क्या है, एक ओपन सीक्रेट है कि तुमने मेरी घड़ी को क्या कर लिया है, चुरा लिया है, ये बात सबको पता है कि तुमने मेरी घड़ी को चुरा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉकेट एंड इंसल्ट, आप इंसल्ट को क्या करो, अपने पॉकेट में डाल दो। किसी ने आपका इंसल्ट किया, आपने क्या किया, इंसल्ट को अपनी पॉकेट में डाल दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि आप इंसल्ट को क्या, मतलब कि आपने इंसल्ट को सहन कर लिया, अपने अपमान को सहन कर लिया। टू टॉलरेट एन इंसल्ट, इंसल्ट को क्या कर लेना, सहन कर लेना, इसको बोलते हैं पॉकेट एन इंसल्ट, यानी कि इंसल्ट को पॉकेट में डाल लो मेरे भाई, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, कह रहा कि नन लाइक्स टू पॉकेट एन इंसल्ट हाउएवर पुअर ही मे बी, कह रहा कि नन लाइक्स कोई नहीं पसंद करता, टू पॉकेट एन इंसल्ट अपमान को सहन करना, हाउएवर पुअर ही मे बी चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति अपमान को सहन करना नहीं चाहता है, चाहे वह कोई गरीब ही क्यों ना हो। नेक्स्ट कह रहा कि पिक होल्स इन होता है गलतियां निकालना, दोष निकालना, ठीक है। इसका मतलब टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि पिक होल्स का मतलब हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि गलतियां निकालना। सेंटेंस देखते हैं, वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर्स, हमें दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर एक उंगली किसी और की तरफ फाइंड कर दे हो, इसका मतलब बाकी की जो उंगलियां वो किसकी तरफ है, आपकी तरफ है। तो किसी दूसरे के दोष को निकालने से पहले अपने आप में झांको कि क्या आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है।
आपके अंदर कोई कमी है, आप उसको पहले क्या करें, दूर करें, आप दूसरों की कमियों को न दिखाएं। नेक्स्ट कह रहा है कि पुल थ्रो। पुल थ्रो का मतलब क्या होता है, किसी को अपने मुसीबत से बाहर निकाल लिया। आपका कोई दोस्त कुएं में गिर गया था, आपने उसे क्या कर लिया, कुएं से खींच के बाहर निकाल लिया। इसका मतलब क्या, उसको मुसीबत से बाहर निकाल लिया। टू कम आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को कठिन परिस्थिति से क्या करना, कम आउट कर लेना, बाहर निकाल लेना। नेक्स्ट कह रहा है सेंटेंस की ही गॉट इन्वॉल्व इन अ फॉल्स केस। वो क्या हो गया था, एक झूठे केस में फंस गया था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन भगवान की कृपा से, एंड हिज एबिलिटी, और उसकी जो अपनी खुद की योग्यता थी, कुड पुल हिमसेल्फ थ्रू इट, उसने उसे क्या कर लिया, इस गलत केस से बचा लिया, इस मुसीबत से बाहर कर दिया। ठीक है, देखो इस तरीके से हमने इसमें कुछ यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।